KSIS Academy welcomes all the students whom I can see। तो हम लोग का टॉपिक था मौर्य कला, मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट में, मौर्य कला में हम लोग मूर्ति कला और अशोक का स्तंभ लेख, ये बहुत सारा कुछ हम लोग देखेंगे और इसी समय हम लोग स्तूप का भी निर्माण देखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा कि कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग उत्कृष्टता पाते हैं, लेकिन वैदिक काल में देवी देवताओं के अवधारणा के साथ यज्ञ का, सैक्रिफाइसेस का चलन चालू हो गया। ब्राह्मणिकल कल्ट वेरी मच डोमिनेटेड द लाइफ ऑफ द पीपल। तो कुछ लोग इससे बिदक गए, अलग हो गए और एक भक्ति मार्ग का शुरुआत हुआ। तो भक्ति मार्ग का जब शुरुआत हुआ तो ऐसे स्थिति में लोग अपने अपने तरीके ढूंढने लगे कि कैसे हम लोग देवता के नज़दीक पहुंचेंगे, हाउ वी विल अटेन मोक्ष। और ये मोक्ष और जीवन के परेशानी के समाधान के लिए एक तरीका निकल के आया, छवि बनाना, मूर्ति बनाना, मूर्ति कला बनाना, ये सब सारा कुछ चालू हो गया। अब जो है हम लोग प्रवेश करते हैं मौर्य युग में, जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मौर्यन आर्ट, और यही हमारा सिलेबस का टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि द रियल आर्ट बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ द मौर्यास। यदि हम लोग भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को यदि आप छोड़ दें तो भारत में वास्तविक भारतीय कलाएं शुरू हुई है मौर्य युग से। या कहिए कि यदि हम लोग प्राचीन भारत में पाषाण काल से चालू होते हैं और हमारा विकास कला की पाषाण काल से चालू होती है, इफ वी ट्रेस आवर डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टोन एज, ऐसे स्थिति में जो वाटर मार्क था, आर्टिस्टिक अचीवमेंट का वाटर मार्क था, या कहिए भारतीयों की कलात्मक उपलब्धि का जलांक था, वो आपका मौर्य युग हुआ। और प्रोफेसर लूनिया, चूंकि हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं तो आप इतिहासकार का नाम जरूर दें, तो प्रोफेसर लूनिया के अनुसार द मौर्यंस वे पायनियर्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट। मौर्य कला के क्षेत्र में या भारतीय कला के क्षेत्र में मौर्य कला अग्रणी थी। अग्रणी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे मौर्य कला में एक अपनी विशेषता थी। द मौर्यन पीरियड हैड इट्स ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो विशेषता क्या था? तो इस विशेषता को जानने से पहले हम लोग ये जान जाएं कि मौर्य कला का उद्देश्य क्या था। What was the objective of Mauryan art? सो मौर्यन आर्ट का, मौर्य कला का उद्देश्य जो था बहुत हद तक व्यक्तिगत था। इट वॉज मोर और लेस पर्सनल। और मौर्य युग में जो कला हम लोग देखते हैं वो इट वॉज बेसिकली टू इम्प्रेस द पीपल। Impress the people what? The objective of Mauryan art was to impress the people with the glory and grandeur of the Mauryan Empire. So the basic objective of the Mauryan art was to impress the people, the glory and grandeur of the Mauryan art. कहने का मतलब कि मौर्य साम्राज्य में जो आप कला देखते हैं उसका उद्देश्य यही था कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी महिमा और उसकी भव्यता को लोग प्रभावित हो। लोगों को प्रभावित करना था। किससे प्रभावित करना था? मौर्य से, मौर्य के महिमा से, मौर्य के भव्यता से। सो मौर्यन आर्ट जो आपका मौर्य का जो कला है
ये मौर्य का कला जो है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, मौर्य कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहाँ पे पहली बार हम लोग पत्थरों का इस्तेमाल देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मौर्यन आर्ट वॉज द यूज ऑफ स्टोन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मौर्य कला की थी कि पहली बार हम लोग पत्थर का इस्तेमाल देखते हैं। यदि हम लोग मौर्य मूर्तिकला, यदि हम लोग मौर्य वास्तुकला की बात करेंगे, यदि हम लोग मौर्य युग के स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वॉज द यूज ऑफ स्टोन। और दूसरी विशेषता ये थी कि मौर्य कला की जो रचना थी वो अद्वितीय थी। द क्रिएशन ऑफ मौर्यन आर्ट वॉज यूनिक। कैसे अद्वितीय थी? क्योंकि यहाँ पर जो आप पत्थर इस्तेमाल करते थे अपने आप में ये अनोखा था, और पत्थर के सतह को आप चमकदार बनाते थे, यानी कि इसमें चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल होता था। सो द यूनिकनेस ऑफ द मौर्यन आर्ट वॉज द ब्राइट पॉलिश इम्पार्टेड टू द स्टोन सरफेस। मीन्स पत्थर का इस्तेमाल होना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, अपने आप में महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये पत्थर के इस्तेमाल के बाद इसके सतह को जो है हम लोग जो है पॉलिशदार बनाते थे। अब इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग बात करते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण जो मौर्य आर्ट में अशोक के समय जो हम लोग को मिला है, इट वॉज पिलर कैपिटल विथ ह्यूमन स्कल्पचर्स। पत्थर के स्तंभ। याद रखिएगा कि जो पत्थर के स्तंभ हैं, ये मौर्य कला की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। मीन्स मौर्यन स्कल्पचर फाउंड द मोस्ट एलोक्वेंट एक्सप्रेशंस इन द पिलर इंस्क्रिप्शंस, जो अशोक के समय जो है हम लोग को उदाहरण मिलता है। अशोक जो हैं वो खंबा लगवाते थे, नक्काशी किया हुआ चट्टान लगाते थे, जो बलुआ पत्थर की चट्टानों से बना होता था। और हमारे देश में सबसे पहले ज्ञात पत्थर की मूर्तियां का प्रतिनिधित्व करते थे। सबसे पहले ज्ञात पत्थर की मूर्ति आपको अशोक मौर्य के समय ही मिलता है। मौर्य साम्राज्य का शासन जो है, मौर्य साम्राज्य का शासन ये कला और वास्तुकला के क्षेत्र में पदोन्नति की अवधि माना गया है। मीन्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर द मौर्यन आर्ट जो है इट वॉज अ यूनिक एग्जाम्पल। इस तरह का मूर्ति, इस तरह का पत्थर लगाना भारत में पहली बार शुरू हुआ है। और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आपका मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स है। मोनोलिथिक मतलब अखंड पत्थर के खंबे, अखंड पत्थर के खंबे। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण लेंगे, क्योंकि भारत सरकार भी इसके प्रतीक चिन्ह को अपनाती है। मॉडर्न आर्ट की हम लोग बात करें और इसमें हम लोग लायन कैपिटल ऑफ अशोक की बात ना करें, इसमें हम लोग अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ है उसके बारे में बात ना करें तो हमारी चर्चा जो है अधूरी रह जाएगी, हमारा डिस्कशन इनकम्प्लीट हो जाएगा, आंसर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जो सारनाथ की हम लोग बात करते हैं, अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोक। इस स्तंभ में इट इज अ स्कल्पचर ऑफ 4 एशियाटिक लायंस। यहाँ पे जो है 4 एशियन लायंस
हैं, जो कि दे आर स्टैंडिंग बैक टू बैक। सम्राट अशोक का ये स्तंभ वाराणसी जिले में स्थित है और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में करवाया था। ये सारनाथ में स्थित जो स्तंभ है, इसमें इस पे चार शेर बैठे हुए हैं, जिनका पीठ एक दूसरे के पीछे है। मीन्स there are four Asiatic lions standing back to back on an elaborate base, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी और हिंदी में अबैकस कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों, कि जो सारनाथ में आपको स्तंभ मिला है, अशोक का जो स्तंभ मिला है, जिसका निर्माण अशोक 250 ईसा पूर्व में करवाए थे, इस स्तंभ पे 4 शेर बैठे हैं, जिनका पीठ एक दूसरे के पीछे है और एक आधार पे है। ये शीर्ष एक आधार पे है और इस आधार को, इस बेस को हम लोग अबैकस कहते हैं। तो अबैकस अशोक स्तंभ का मतलब हुआ वो स्तंभ जिसके शीर्ष पे 4 शेर हैं, जो सारनाथ में स्थित है। तो ये अबैकस के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ का महत्व क्या है आधुनिक भारत में? इस स्तंभ का महत्व ये है कि इस स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। आप आईएएस बनेंगे और आपका लेटर हेड में इसी स्तंभ का प्रतीक आपको मिलेगा। मीन्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट हैज बीन अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इन 1950। 1950 में इसी स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। ये शुरुआत में सारनाथ में ही ये शीर्ष था, जिसमें 4 शेर बैठे हुए हैं। इसको अशोक स्तंभ भी वो बोलते हैं, लेकिन इसका जो स्तंभ है अभी भी सारनाथ में है और इसका ऊपर वाला जो भाग है, ये आपका सारनाथ संग्रहालय में रख दिया गया है। सारनाथ म्यूजियम में इसको रख दिया गया है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या मिलता है। ये शीर्ष है, जिसका जो स्तंभ है, जिसका आपको हम लोग नोट्स भेजे हैं, व्हाट्सएप किए हैं, मेल्स या व्हाट्सएप पे आपको मिला है इसका फिगर। उसमें आप देखे होंगे कि शीर्ष पे, स्तंभ के शीर्ष पे 4 शेर हैं। ये अपने आप में एक जो है अद्भुत उदाहरण है। इसके जैसा एक और हम लोग को मिला है और वो है सांची में, लेकिन उसका शेर जो है विखंडित हो गया। याद रखिएगा, इस सारनाथ स्तंभ को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मरण मानते हैं और अशोक ने यह स्तंभ का निर्माण इसलिए किया कि आप धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखें, धर्म संघ की अनुशासन को बनाए रखें, इसीलिए इसकी स्थापना हुई है। तो ये जो आपका अशोक स्तंभ है सारनाथ में, जो कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, इसका उद्देश्य ये था कि अशोक ने 250 ईसा पूर्व में इसका निर्माण इसलिए कराया था क्योंकि ये 4 सिंह चारों तरफ, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। 4 सिंह चारों तरफ का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध अपने भिखियों को ये कह गए थे कि अब बारिश का मौसम खत्म हो गया है, अब आप चारों दिशाओं में जाइए, अब चारों दिशाओं में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए, लोगों को रहने का तरीका बताइए। तो ये धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था। It is an emblem, it is a, you can say, remembrance
ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये स्तंभ ये कहना चाहता है कि आप धर्म के अनुशासन में रहिए। अशोक ऑल्सो वॉन्टेड द सेम थिंग, कि लोग धम्म को माने, और यही इस स्तंभ का उद्देश्य है और इसीलिए इस स्तंभ का निर्माण हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ये स्तंभ आया कहां से। तो ये चुनार के बलुआ पत्थर के, चुनार से बलुआ पत्थर आया और ये करीब 45 फुट लंबा प्रस्तर खंड का बना हुआ है। मीन्स 45 फुट लंबा प्रस्तर खंड का यह बना हुआ है। दिस कैपिटल इज कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन। ये जो खंड है ये प्रस्तर खंड है, पॉलिश्ड है, क्योंकि मौर्य कला की सबसे बड़ी महत्व ये है कि जो भी वो पत्थर इस्तेमाल करते थे वो परिष्कृत रहता था, वो पॉलिश्ड रहता था। और ये कहाँ लगा? इस खंबे के ऊपर आपको एबैकस मिलेगा, एक आधार मिलेगा, जैसा कि आप फोटो में देखे होंगे। फोटो देखिए जो हम भेजे हैं व्हाट्सएप में। तो ये खंबा जो है ये धरती में गड़ा हुआ है, और जो धरती के अंदर गड़ा हुआ है और धरती के ऊपर का भाग देखेंगे तो ये जो छड़ है, ये जो खंबा है, ये जो दंड है, ये गोलाकार है। इट इज सिलिंड्रिकल। और जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है उसी तरह ये पतला होता जाता है। और दंड के ऊपर जब दंड पतला हो जाता है तो उसके ऊपर एक कंठ है, कंठ, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग एबैकस कहते हैं। आप लोग भी हिंदी में भी इसको एबैकस मानिए। एबैकस मतलब आधार, इस पे कुछ होना चाहिए। और कंठ के ऊपर शीर्ष है, यानी शीर्ष मतलब अंग्रेजी में बोलते कैपिटल। आपको इसका भी डायग्राम फिगर हम जो है व्हाट्सएप किए हैं, ये सब एग्जाम में जरूर लिखिएगा। सबसे अच्छा उदाहरण आपका मौर्य कला का शुरू करने का यही अशोक स्तंभ है, क्योंकि इसके प्रतीक को भारत सरकार अपनाई है। तो जो गोलाकार कंठ है, जो एबैकस है, जो आधार है, ये 4 भाग में विभक्त है। एबैकस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे ऊपर शीर्ष, जो सबसे ऊपर आपका शीर्ष है, कैपिटल है, इसमें 4 सिंह है, 4 लायंस बैक टू बैक, पीठ पीछे किए हुए बैठे हुए हैं। और उसके नीचे कंठ है, कंठ, उसके नीचे एबैकस है, उसके नीचे एक आधार है, उसके नीचे बेस है। और ये जो कंठ है ये 4 भाग में विभक्त है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? कंठ में, एबैकस में क्या क्या मिलेगा जो 4 भाग में डिवाइडेड है? वहां पे आपको हाथी, घोड़ा, सांड तथा सिंह की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई हैं। याद रखिएगा, ये जो गोलाकार कंठ है, ये जो आपका एबैकस है, ये 4 भाग में विभक्त है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको हाथी मिलेगा, इसमें आपको घोड़ा मिलेगा, इसमें आपको सांड मिलेगा, इसमें आपको सिंह मिलेगा। और ये चारों जीवों की, चारों जंतुओं की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई है। कहने का मतलब you will have a high relief of elephant, a galloping horse, a bull and a lion। तो ये 4 जो हैं अलग अलग जानवर हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड अ लायन। और उसके बीच में आपको जैसे लग रहा है कि रथ का जो चक्का होता है, चैरियट व्हील्स, उसी तरह का स्पोक का बना हुआ है। कहने का मतलब इन चारों जानवरों के बीच में एक छोटा दंड मिलेगा, एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, जिसमें 32 तीलियों वाली आपको लगेगा रथ का चक्का है, 32 तीलियों वाली धर्म चक्र को धारण करता है।
ये 32 तीली का, यू विल फाइंड 32 स्पोक्ड व्हील्स, ये चक्र, और ये 32 तिल्लियों का महत्व है। दिस 32 स्पोक हैज एन इंपॉर्टेंस, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भगवान बुद्ध जो हैं 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप थे। भगवान बुद्ध को यदि डिस्क्राइब करना है, भगवान, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब गौतम बुद्ध, तो 32 महापुरुष लक्षण को आप के रूप में आप डिस्क्राइब करेंगे। तो यही 32 तीलियां जो हैं भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक हैं। तो सबसे ऊपर 4 सिंह, उसके नीचे 4 जंतु, उसके बीच में एक चक्र जो कि जिसको कि धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था, व्हील ऑफ धर्म के नाम से जाना जाता था, अशोक चक्र के नाम से जाना जाता था, which has 32 spokes of which a few fragments are found on the site। माने काफी कुछ विखंडित हो गया है। समझ में आए बच्चों? इज द डिस्क्रिप्शन क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके, बीपीएससी मेंस के बच्चे, ये डिस्क्रिप्शन यदि क्लियर हो गया है तो एक और बात अपने जानने के लिए, नॉलेज के लिए लिख लीजिए कि इस तरह का धर्म चक्र आपको, या इस तरह का धर्म चक्र जिसको कि हम लोग अशोक चक्र भी कहते हैं, ये आपको थाईलैंड में भी मिलेगा। थाईलैंड में एक राजा हुआ करते थे, किंग हुए करते थे, जिनका नाम था मंगराई। तो किंग मंगराई जो है, थाईलैंड में एक जगह है चियांग माई, थाईलैंड में एक जगह है चियांग माई, और चियांग माई के पास एक जगह है वाट उमोंग, वाट उमोंग। तो वाट उमोंग में मंगराई राजा, किंग मंगराई, ही ऑल्सो ट्राइड अटेम्प्टेड टू बिल्ड अशोक चक्र। ठीक है। और जो आपका विल है, जो आपके कैपिटल पे जो विल है, जो आपका चक्र है ना, ये मॉडल जो है भारत का जो आपका झंडा है उसमें ये आपको मिलेगा। अपनी मूर्तन, अपनी मूर्ति कला, अपने पॉलिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। दिस पिलर इज यूनिक। स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान पे सारनाथ पे है, बट रेस्ट ऑफ द पोर्शन इट हैज गॉन इनटू द म्यूजियम। आप देखिए बुद्ध धर्म, अब शेर की, अब हम लोग बात करते हैं शेर की, अशोक स्तंभ के शेर की। तो जो हम लोग बात करते हैं तथागत बुद्ध, तो तथागत बुद्ध का पर्यायवाची शब्द है शेर। बौद्ध धर्म में, इन बुद्धिस्ट रिलीजन, द सिनोनिम फॉर तथागत बुद्ध इज योर लायन। और बुद्ध का यदि आप सिनोनिम देखना चाहेंगे, यदि आप पाली ग्रंथ में, इफ यू गो टू द पाली लिटरेचर, यदि पाली ग्रंथ में बुद्ध का सिनोनिम्स, बुद्ध का पर्यायवाची शब्द, बुद्ध का मीनिंग जानेंगे, देखना चाहेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है शाक सिंह और नरसिंह। शाक सिंह और नरसिंह, जो कि शेर, लायन के बारे में बात करता है। बुद्ध का उपदेश है एक धम्मचक पवत्तन, धर्मचक परिवर्तन या धम्मचक पवत्तन। इसमें सूत भी है, धम्मचक पवत्तन सूत। और यहां पे जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए हैं उसको सिंह गर्जना भी कहा गया है। इसको सिंह गर्जना, अंग्रेजी और इंग्लिश में लिख लीजिए, सिंह गर्जना भी कहा गया है। तो बौद्ध धर्म में शेर का अपना एक महत्व है। और गौतम बुद्ध, अब 4 सिंह इसलिए देखते हैं कि गौतम बुद्ध बोले अपने भिक्षुओं को कि नाउ द रेनी सीजन इज ओवर माय डियर फ्रेंड, है ना, अब ये वर्षा का मौसम खत्म हो गया है भिक्षुओं, अब आप चारों दिशाओं में जाइए और लोक कल्याण हेतु, फॉर पब्लिक वेलफेयर, आप बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो है मार्ग सबको समझाइए। तो यही है, इसलिए सिंह जो है 4 दिशा में आपको मिलता है।
आज जो अशोक स्तंभ के नाम से आप जानते हैं पूरे विश्व में, इट इज नोन एज अशोक पिलर, बेसिकली भारत के गणराज्य द्वारा भारत का राजनीतिक चिन्ह के रूप में लिया जाता है। दिस अशोक पिलर इज टेकन एज अ नेशनल एम्ब्लेम बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके अशोक स्तंभ या अशोक अबैकस स्तंभ के अलावा भी आपके पास बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं, जो कि लौरिया नंदनगढ़ में आप जाएंगे, उसका स्तंभ देखेंगे जिसका कि हम व्हाट्सअप किए हैं, तो देखेंगे ये बहुत लंबा छड़ की तरह है, उसकी धुरी बहुत लंबी है। आप बुल कैपिटल एट रामपुरवा पिलर, चंपारण में रामपुरवा गांव है, वहाँ पे आपको सप्त स्तंभ मिलेगा, सप्त स्तंभ आदेश मिलेगा जिसके शीर्ष पे सिंह और वृषभ है। तो ये सब जो कुछ है ये आपका मौर्यन आर्ट में चालू हुआ है। तो आज हम लोग ये चर्चा ये किए कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी कला थी, वैदिक सभ्यता के ख़त्म होने पे, उत्तर वैदिक काल में के ख़त्म होने पे आपके यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बहुत सारे शाखाएं, बहुत सारे धर्म की शाखाएं, 62 रिलीजियस सेक्ट्स जो आए, ये लोग अपने अपने तरीके से देव के पास, अपने ईश्वर के पास पहुंचने का तरीका ढूंढे, और इसी पहुंचने के तरीके में दे केम अक्रॉस इमेज वर्शिप और इमेज मेकिंग। तो आपके यहाँ छवि बनना, आपके यहाँ जो है छवि बनना, छवियों का पूजा करना, ये आपके एक संक्रमण काल था उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल के बीच में। और जो वाकई में आपके यहाँ कला की शुरुआत हुई है वो मौर्य युग से चालू हुआ है, जो कि यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देखते हैं, दो विशेषता देखते हैं। एक तो पहली बार पत्थर का इस्तेमाल हम लोग मौर्य युग में देखते हैं, और दूसरा देखते हैं कि ये जो पत्थर है उसको परिष्कृत किया गया, इसको पॉलिश्ड किया गया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट आवर क्वेश्चन ऑन मौर्यन आर्ट, पूरे उसके कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ, परिवर्तन के साथ, विकास के साथ, और समाज को ये क्या संकेत देता है, इससे हम लोग को समाज के बारे में क्या मालूम चलता है, उसकी राजनीतिक आर्थिक पहलुओं के बारे में क्या मालूम चलता है, इसी तरह हमारा मौर्य आर्ट जो है कंप्लीट होगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हम लोग ये सेशन जो है अभी एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग मौर्य आर्ट को और ज़रा विस्तारित अलग अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये 2 क्लास और इस पे डिस्कशन होगा, और इस डिस्कशन के बाद हमारा मौर्य आर्ट जो है बीपीएससी मेंस के परिप्रेक्ष्य में, पृष्ठभूमि में, बीपीएससी मेंस के सिलेबस के अनुसार ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है।